तो वो है पृथ्वी की गतियाँ। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी हमारे जो मुख्यतः है वो दो प्रकार की गति करती है। क्या प्रकार गति करती है मुख्यतः? तो दो प्रकार गति करती है, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होती है? अपने ही अक्ष पर घूमना। क्या होता है? अपने ही अक्ष पर घूमना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। इसी का एक नाम है घूर्णन गति का परिभ्रमण गति। क्या नाम है? परिभ्रमण गति। ठीक है ना। एक हमारा होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, वही क्या कहलाता है? हमारा परिक्रमण गति। तो हम लोग किसके पढ़ेंगे? पृथ्वी की गतियाँ। तो दो प्रकार गतियाँ पढ़ेंगे हम लोग, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। ठीक है नहीं। उससे पहले देखेंगे आज का विचार, देखो क्या कहता है। अधूरी कोशिशों का कोई सम्मान नहीं करता है। क्या लिखा है? अधूरी कोशिशों का कोई सम्मान नहीं करता है, मेहनत को जब तक थकावट भी कहे अब बस, है ना। मेहनत तब तक लगातार आप करते रहने, जब तक थकावट ना कहने लगे बस भैया बस रुक जाओ, बस हो गया, अब इससे होगा तो हम पगला जाएंगे, है ना। तो तब तक आपको लगातार क्या करते रहना है? मेहनत करते रहना है। उसमें भी थक जाने के बाद भी लगातार मेहनत को जारी रखना है ना। ये नहीं थक गए विषाक्त सो जाए, नहीं, कुछ देर रेस्ट करो और फिर आओ, फिर पढ़ना है, फिर तैयारी करना है, क्योंकि हमें नौकरी पाना है। समझ में आया कि नहीं? अब अगर सबका विचार समझ में आ गया है तो अब देखेंगे पहला बात हमारी जो है इसमें है वो है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। क्या नाम उसका? नाम है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया किसने था बच्चों? तो इसको दिया था कापरनिकस ने दिया था। क्या इसको प्रतिपादन किया था इसका? तो कापरनिकस ने किया था। पहले ये देखो, पहले जब हमारा संसार था कापरनिकस से पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लोग क्या माना करते थे कि पृथ्वी के चारों क्या होता है? चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या करता है? पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। लोग पहले ऐसा मानते थे। क्यों? सूर्य निकलता है पूरब में, डूबता पश्चिम में, तो लोग मानते थे पृथ्वी भैया स्थिर है और सूर्य क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। परंतु हमारे एक साइंटिस्ट का नाम है कोपरनिकस। क्या उनका नाम है? कोपरनिकस। ठीक है ना। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या हमारा है? सूर्य है, और सभी ग्रह क्या होते हैं? उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? केंद्र में कौन हमारा है? तो सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर कौन लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया? तो कापरनिकस बताया। ठीक है ना। इस सिद्धांत से पहले क्या मानता थे कि सूर्य क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। परंतु कापरनिकस ने क्या किया? इस मान्यता को गलत किया। ठीक है ना। आगे पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की हमारी है? तो दो प्रकार की है। पहली कौन गति? घूर्णन गति। दूसरी कौन हमारी है? तो परिक्रमण गति। ठीक है ना। तो पृथ्वी गति कितनी प्रकार की हमारी होती है? तो दो। कौन कौन सी? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। हम दोनों गति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे किससे दिन और रात होता है, किससे ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे। जो पहली गति हमारी है वो है पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है ना। तो सभी को पता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर क्या पश्चिम से पूरब की ओर लट्टू की भांति घूमना। क्या करना? लट्टू की भांति घूमना, मतलब अपने सिरे पे क्या होना? लगातार घूमते रहना। मतलब अपने ही सिरे पे क्या होना? लट्टू तो लगातार, मतलब ऐसे लगातार सिरा होकर ऐसे लगातार क्या होता रहना? घूमते रहना। वही क्या कहलाता है? हमारा घूर्णन गति। या इसका एक नाम क्या हमारा है? परिभ्रमण गति। मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर, किस पर? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर। क्या बेटा? गति करती पृथ्वी, तो पृथ्वी गति करती पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर लट्टू के भांति घूमना है क्या कहलाता है? हमारा घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है। घूर्णन दिशा क्या हमारी होती है? तो पश्चिम से पूरब होने के कारण सूर्योदय क्या होता है? हमारा पूरब दिशा में होता है। समझ में? क्या नहीं? गति की दिशा होती है पश्चिम से पूरब होती है, इसीलिए सूर्योदय किधर होता है? हमारा होता है तो पूरब दिशा में होता है। अगली बात, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व कितना, ध्यान रखना, ये 1662 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ध्यान रखना, चाल से कितने समय को गौर कर तो 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। ठीक है नहीं? 24 घंटा पूरा नहीं, देख लो कितना हमारा है, तो 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में क्या करती है पृथ्वी? अपना एक घूर्णन गति का एक चक्कर पूरा करती है। मतलब अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूमती है। कितने में घूमती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। क्लियर नहीं? क्लियर था। अगला, इसी अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? सौर दिवस या नक्षत्र दिवस कहा जाता है। इसे तो हम लोग क्या कहते हैं? तो सौर दिवस या नक्षत्र दिवस। तो सौर दिवस कितना हमारा होता है? तो और करेंगे
23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड होता है। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे गौर करेंगे, ध्यान रखो। तो पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है? उच्चतम गति कहाँ जगह होती है हमारी? तो होती है भूमध्य रेखा पर। और न्यूनतम गति कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर होती है। ध्यान रखना, पृथ्वी की सबसे अधिकतम गति कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर। और सबसे कम कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर होती है। क्लियर नहीं क्लियर है? घूर्णन गति के बारे में समझ में आया। घूर्णन गति में एक चक्कर कितने समय लगता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। सबसे अधिक स्पीड कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर। सबसे कम कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर। पृथ्वी का एक घूर्णन गति चक्कर क्या कहलाता है हमारा? तो सौर दिवस या नक्षत्र दिवस कहलाता है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? अगली बात क्या थी? पृथ्वी किधर किधर चक्कर लगाती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। क्लियर नहीं क्लियर है? अब हम लोग आगे बात बढ़ेंगे, देखेंगे तो घूर्णन गति के प्रभाव। क्या हम लोग गौर करेंगे? तो घूर्णन गति के प्रभाव। तो ध्यान देना बेटा, घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। क्या होते हमारे? होते हैं दिन और रात। क्योंकि जब बेटा पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती नहीं है, तो जो भाग सूरज की तरफ होता है उधर क्या होता है? दिन। और जो भाग क्या होता है? परछाई में होता है, वहाँ क्या होता है? रात। फिर घूम के पलट जाएगा, तो जहाँ शाम थी वहाँ दिन हो जाएगा, और जहाँ दिन था वहाँ रात हो जाएगा, है ना? तो पृथ्वी की क्या आधे भाग पर क्या पड़ती है? सूरज की रोशनी। जहाँ रोशनी पड़ती है वहाँ क्या होता है? वहाँ दिन होता है। और जहाँ बेटा रोशनी हमारी क्या प्राप्त नहीं होती है, वहाँ क्या होता है? तो रात। क्लियर नहीं क्लियर है? मतलब पृथ्वी के जिस भाग पर सूरज किरणें पड़ेंगी वहाँ क्या रहेगा? दिन। और जहाँ नहीं पड़ेंगे वहाँ क्या रहेगा? रात। तो किसके कारण होता है दिन और रात? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला बात, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है हमारा? वो प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। बेटा वो क्या कहलाता है हमारा? तो प्रदीप्त वृत्त। ध्यान रखना, प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? तो एक ऐसा वृत्त होता है जो क्या करता है? दिन और रात को अलग करता है। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बात करेंगे तो एक हमारा होता है प्रकाश चक्र। तो ऐसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी क्या करे? प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को आपस में बांटती है। मतलब जितने भाग में प्रकाश हो उसको अलग, जितने भाग में प्रकाश हो उसको अलग। मतलब जितने प्रकाश उतने में दिन, जितने प्रकाश उतने में क्या होगा हमारा? होगा रात होगा। दोनों जो क्या करे? अलग करे, वही क्या कहलाती है हमारी? प्रकाश चक्र कहलाता है ना? अगला बात गौर करेंगे बेटा हमारा, तो वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हवाओं और धाराओं के दिशाओं का बदलना। क्या हमारा पॉइंट है? हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना। तो ध्यान रखिएगा, ये मतलब हवा की दिशा बदलना और धारा दिशा का बदलना किस कारण होता है? तो वो भी घूर्णन गति के कारण होता है। ध्यान रखो, तो घूर्णन गति के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? घूर्णन गति के प्रभाव से, है ना, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है? पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखो भाई ऐसे घूमता है, तो ऐसे घूमेगा तो क्या करेगा? यहाँ पर एक कोरियोलिस बल उत्पन्न होगा। उस बल के कारण क्या होगा हमारा? गौर करना, तो जो हमारी पवनें हैं, जो हमारी हवाएं हैं, वह क्या होंगी? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर क्या होती हमारी? हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। किसके कारण? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ठीक है ना? अगला बेटा हमारे को आता है, उसका नाम है ज्वार भाटा। क्या हमारा है? ज्वार भाटा की दैनिक हम लोग क्या करते हैं? अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारी तरंगों की दिशा भी क्या होती है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही प्रभावित होती है। मतलब पृथ्वी ऐसे घूमता नहीं घूमता है, आज घूमता तो पानी के साथ में क्या होता है? घूमता है। जब पानी भी घूमे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? ज्वार और भाटा उत्पन्न हो जाएगा। तो वे क्या कहते हैं? किसके प्रभाव कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। सब क्लियर है? क्लियर है? आगे गौर कर लेंगे तो बेटा हमारी अब आती है पृथ्वी की परिक्रमण गति। क्या हमारा आता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होता है? क्या कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाना, वही गति हमारी क्या कहलाती है? परिक्रमण गति कहलाती है। क्लियर है? क्लियर? क्या कहते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। मतलब ऐसे गति द्वारा क्या हम लोग किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, वही हमारा कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाता है। ध्यान रखना, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखना कितना लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, मोटा मोटा कहा जाए तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। अतिरिक्त हमारे पास 6 घंटे होते हैं कि नहीं होते हर साल? अब ये 6 घंटे मिलकर क्या 4 वर्ष में क्या बनाते हैं? 24 घंटे।
और 24 घंटे के बाद क्या हो जाता है इससे हमारा एक दिन 4 वर्ष बाद क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं तो अधिवर्ष या लीप वर्ष कहा जाता है। इससे क्या होता है इसमें 366। देखो एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, मोटा मोटा 365 दिन 6 घंटे। तो अगले साल क्या हो जाएंगे 12 घंटे, अगले के साल फिर क्या हो जाएंगे 18 घंटे, साल क्या हो जाएंगे हमारे 24 घंटे। और जहाँ हो गए 24 घंटे तो वहाँ क्या होता है एक दिन पूरा पूरा बढ़ जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। इसीलिए क्या होता है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं तो 366। क्लियर सबका नहीं क्लियर है। अब आगे गौर करेंगे तो पृथ्वी की जो औसतन क्या बेटा हमारी है परिक्रमण गति कितनी हमारी है तो वो 1.78 किलोमीटर प्रति सेकंड है। परिक्रमण गति को हम लोग क्या कहते हैं तो वार्षिक गति भी कहा जाता है, ध्यान रखना है ना। परिक्रमण गति हम लोग क्या कहते हैं तो पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। भाई पूरे वर्ष में गति लगाती है ना चक्कर, क्या कहलाता है हमारा कहलाती है ये वार्षिक गति। कितनी रफ्तार से लगाती है तो 1.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगाती है पृथ्वी गति। क्लियर नहीं क्लियर है। आपको आगे हम लोग गौर करने थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगला हमारा पॉइंट है वो है परिक्रमण गति के प्रभाव। क्या हमारा होता है परिक्रमण गति के प्रभाव। तो देखो हम लोग पहला पॉइंट गौर करेंगे तो क्या हमारा होता है दिन रात का छोटा या बड़ा होना। दिन रात क्या होना छोटा या बड़ा होना। भाई गर्मियों में दिन बड़ा होता है, सर्दियों में रात बड़ी होती है, ऐसा क्यों होता है ना। तो जो दिन और रात का बड़ा होना होता है वो किसी कारण होता है तो वो परिक्रमण गति के कारण होता है। देखो कैसे पृथ्वी सूर्य के क्या सापेक्ष होती है 23.5 अंश पूरब की ओर क्या हमारी है झुकी हुई है। ऐसी पृथ्वी है ना हल्का झुकी हुई है। इसीलिए सूर्य से क्या पृथ्वी के बाद अधिकतम कोण कितना हमारा होता है तो 66.5 अंश का होता है। ठीक है ना, कितना हमारा कोण होता है तो 66.5। ये सूर्य दिख रहा है आपको है ना। देखो ये पृथ्वी को हल्का सा डाउन है कि नहीं डाउन है, देखो हल्का पृथ्वी वाले क्या जाता है हल्का से डाउन झुकी है कि नहीं, तो कैसे तो ये हल्का झुकी दिखाई दे रही है। तो ये ऐसे चारों क्या होती है इसके चारों ओर से चक्कर लगाती रहती है पृथ्वी है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं परिक्रमण गति कहते हैं ना। अब जब ऐसे झुकी होती है तो 23.5 अंश झुकी है। अब 23.5 ऐसे झुकन जो कैसा है पूरब की ओर। अब 23.5 झुका है, बचा इधर कितना बचा है 66.5। तो 66.5 में क्या होता है सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश क्या बढ़ता है 66.5 पूरा पड़ता है। ठीक है ना, वहाँ क्या होता है दिन बड़ा होता है, वह दिन क्या हमारा होता है बड़ा होता है। क्लियर नहीं क्लियर है। अब आगे ध्यान रखना तो एक हमारा पॉइंट होता है विषुव। कब से कब तक वो बेटा होता है तो ये होता है 21 मार्च से 23 सितंबर। इस दिन में क्या होता है सूर्य की सीधी किरणें क्या वहाँ पड़ती है बेटा हमारी पड़ती तो 0 अक्षांश पर गिरती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं विषुव कहा जाता है। इन दिनों में क्या होता है दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि क्या होती है बराबर होती है। ठीक है ना। कब 21 मार्च व 23 सितंबर दो डेट हैं। कब 21 मार्च व 23 सितंबर। इस दिन बेटा क्या होता है 0 अक्षांश पर सूर्य किरणें क्या पड़ती हैं सीधी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं विषुव कहते हैं। ध्यान रखना ना। 21 मार्च को क्या होता है हमारा बसंत विषुव और 23 सितंबर का क्या हमारा होता है तो शरद विषुव कहा जाता है। ध्यान रखना 21 मार्च क्या कहते हैं हम लोग बसंत विषुव और 23 सितंबर को हम लोग क्या कहते हैं शरद विषुव कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब गौर करेंगे हम लोग क्या उत्तरी अनांत। क्या गौर करेंगे उत्तरी अनांत क्या होता है 21 जून को। इस दिन बेटा क्या होता है सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं तो 23.5 अंश इंडिया कर्क रेखा पर गिरती हैं। क्या गिरती हैं कर्क रेखा पर ना। इस दिन क्या होता है उत्तरी गोलार्ध ध्यान रखिए। इस दिन क्या होता है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होने के कारण क्या होता है हमारा होता है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है ना। होने के कारण सूर्य की अधिकतम ऊष्मा क्या होती है उसको प्राप्त होती है। इसी कारण क्या इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है ग्रीष्म अवनांत हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध क्या हमारा हो जाता है तो शीत अवनांत होता है। मतलब 21 जून को क्या होता है इसमें उत्तरी गोलार्ध में वहाँ होता है हमारा गौर करेंगे तो ग्रीष्म अवनांत और वह दक्षिणी गोलार्ध में क्या हमारा होता है शीत अवनांत होता है। मतलब इस दिन क्या होता है यहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पर क्या होती है सर्दी होती है। क्लियर है क्लियर है। अब कहेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अगला देखो ध्यान रखना। तो यह दिन क्या हमारा होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कब 21 जून। ठीक है ना। और क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। क्यों बेटा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में किरणें क्या पड़ती हैं इकट्ठे पड़ती रहती हैं ज़्यादा पड़ती हैं। जब ज़्यादा पड़ेंगी तो क्या होगा वहाँ दिन बड़ा होगा और जहाँ कम पड़ेंगी वहाँ दिन क्या होगा छोटा हो जाएगा। क्लियर है क्लियर है। चूँकि भारत कहाँ बेटा स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए क्या 21 जून का दिन भारत का सबसे बड़ा दिन होता है।
ध्यान रखना। 21 जून का दिन क्या बटा होता है, भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, ध्यान रखना है ना। तो हम लोग क्या मालूम चले कि जो हमारा होता है 21 जून को क्या होता है, हमारा को भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में क्या यहाँ पर होता है, तो सूर्य की सबसे अधिक किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सबसे अधिक किरणें पड़ने क्या होता है, यहाँ दिन सबसे बड़ा होता है। और भारत कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए भारत में क्या होता है 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो कर्क संक्रांति कहते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बेटा ध्यान रखना, तो ये इसको करो, दक्षिणी अनांत 22 दिसंबर क्या होता है, दक्षिणी अनांत 22 दिसंबर। इस दिन क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर देखोगे, तो 23.5 डिग्री साउथ मतलब दक्षिण, है ना, या क्या हमारी मकर रेखा पर गिरती है। कब गौर करेंगे, तो 22 दिसंबर को। कहाँ गिरेंगे, तो मकर रेखा पर। वहाँ कहाँ गिर रहे थे 21 जून को, तो कर्क रेखा पर, है ना। इस समय क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य की ओर झुका होता है। अब क्या उस समय होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, सूर्य की ओर झुका होता है, जिस कारण क्या होता है, वहाँ पर सूर्य की अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है। अब जब सूर्य की अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ होगा दक्षिणी गोलार्ध में अब हमारा ग्रीष्मानांत, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा हमारा शीतानांत। क्लियर नहीं क्लियर होता है। यह दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे क्या हो जाता है, छोटा दिन, ध्यान रखना। तो 21 जून जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ठीक है ना। और वही 22 दिसंबर क्या हमारा होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ठीक है ना। 21 जून क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, है ना। और वही 22 दिसंबर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। सारी बात क्लियर है, क्लियर है। तो 22 दिसंबर बेटा हमारा भारत में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है ना, क्योंकि भारत कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए क्या 22 दिसंबर का दिन हमारा क्या होता है, तो भारत का सबसे छोटा दिन होगा। इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मकर संक्रांति भी कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं, सारी बात क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, डाउट नहीं, देखो ना पूरा बात क्लियर है, क्लियर है। सूर्य की ओर जो भाग झुकेगा वहाँ किरणें अधिक पड़ेंगी, है ना। जो सूर्य की तरफ भाग रहेगा उसमें क्या किरणें पड़ेंगी, अधिक पड़ेंगे। और जहाँ किरणें डायरेक्ट पूरी पड़ेंगी वहाँ क्या होगा, दिन सबसे बड़ा होगा, और उसके उल्टा क्या होगा, सबसे छोटा। क्लियर है, क्लियर है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो आगे देखा जाए। अगला बेटा हमारा पॉइंट आता है, वह है ऋतु परिवर्तन। क्या हमारा पॉइंट हमारा है, ऋतु परिवर्तन। तो 21 मार्च के बाद क्या बेटा हमारा, 21 मार्च के बाद सूर्य क्या हमारा होता है, तो उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण होने के कारण क्या होता है, इसलिए मार्च से सितंबर तक क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होता है, तो ग्रीष्म ऋतु होती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में बेटा क्या होता है, यहाँ पर शीत ऋतु होती है, ठीक है ना। वो वहीं कब, 23 सितंबर के बाद, अरे न कब के बाद, 23 सितंबर के बाद सूर्य क्या हमारा होता है, तो दक्षिणी आयन हो जाने लगता है। इसीलिए क्या होता है, सितंबर से मार्च तक क्या बेटा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शीत ऋतु होती है। हम लोग को पता भी है। बात कहाँ हमारा है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सितंबर से मार्च तक ठंडी पड़ती है ना, शीत पड़ती है। और वहीं क्या हमारा गौर करेंगे तो मार्च सितंबर तक क्या पड़ता है, यहाँ पर विराट ग्रीष्म पड़ती है, तथा गर्मी पड़ती है। सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। अगला हमारा आता है वो है ताप कटिबंधों का। क्या हमारा है, ताप कटिबंधों का, ध्यान रखना। तो का निर्धारण परिक्रमण गति के आधार पर हम लोग कितने प्रकार करते हैं, तो 4 ताप कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। पहला क्या है, तो उष्ण कटिबंध 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो अक्षांश के इस बीच में क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें क्या होती है, हमारी कहलाती हैं, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। क्या हमारी होती है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। कब, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण क्या हमारी होती है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। वहीं रखना। तो उपोष्णकटिबंध क्या होता है, दोनों गोलार्ध में क्या 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, ठीक है ना। वही हमारा क्या होता है, शीतोष्णकटिबंध क्या होता है, दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांशों के बीच। और वही शीतकटिबंध क्या होता है, दोनों गोलार्धों में तो 60 डिग्री से 90 डिग्री के अक्षांशों के बीच। क्लियर नहीं क्लियर। 4 देखो, उष्णकटिबंध 30 से 30, उपोष्णकटिबंध 30 से 40, और शीतोष्णकटिबंध 40 से 60, वहीं शीतकटिबंध 60 से 90 डिग्री। सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब अगर ये हो गया है, अगला देखो पटाख से नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा हमारा आता है अपसौर और उपसौर। क्या हमारा आता है, अपसौर और उपसौर। ध्यान कर। तो इसकी स्थिति क्या होती है, पृथ्वी के परिक्रमण अवधि के दौरान निम्न 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। क्या हमारे बेटा होती हैं, तो निम्न 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। पहली क्या हमारे कहलाते हैं, तो उपसौर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पेरिहीलियन कहते हैं।
क्या हम लोग कहते हैं इसको, कहते हैं तो पेरिहीलियन कहते हैं। ध्यान सुनना, क्या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, क्या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी या स्थिति क्या समान होती है, तो 3 जनवरी को होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर। ध्यान रखना, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर। वही अपसौर क्या होता है, तो ध्यान रखना, एपेलियन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, क्या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी इसलिए कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। ध्यान रखना, उपसौर में क्या होता है, निकटतम होता कौन, सूर्य और पृथ्वी। तो कब मनाया जाता है इसको, 3 जनवरी को। और वहीं जब सबसे अधिकतम होती है, कब होती है, तो होती है 4 जुलाई को होती है। देखो 3 जनवरी को पास सूर्य के रहता है पृथ्वी, लेकिन हमारे यहाँ क्या पड़ते हैं, ठंडी। ये पढ़ना क्या चाहिए, गर्मी। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हमारा भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य नहीं पड़ता आयन होता है ना, वो दक्षिणायन होता है। तो कहाँ सब किरणें पड़ती हैं, दक्षिण की ओर पड़ती हैं। तो वहाँ क्या पड़ता है, गर्मी, और हमारे यहाँ क्या पड़ती रहती है, ठंडी। पास तो पृथ्वी होती है, लेकिन सूर्य क्या होता है, उसमें दक्षिणायन होता है ना। जब हमारे यहाँ उत्तरायण हो जाता है, जब पृथ्वी क्या हो जाती है सूर्य से बहुत दूर 4 जुलाई को, तो हमारे यहाँ क्या पड़ती है, गर्मी, है ना। ध्यान रखना, तो उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है। अपसौर में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी होती है। सारी बात क्लियर है, क्लियर है। अब आगे करें, अगला हमारा होता है एपेसाइड रेखा। क्या हमारा होता है, अपसाइड रेखा। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, उपसौरिक और अपसौरिक मिलते हुए सूर्य के केंद्र से गुजरती है। तो क्या करती है, उपसौरिक एवं अपसौरिक मिलाते हुए सूर्य के केंद्र से गुजरती है, वही हमारी क्या कहलाती है, अपसाइड रेखा कहते हैं। मतलब अपसौरिक और उपसौरिक से मिलते हुए कहाँ निकलती है, सूर्य के केंद्र के पास हो, वही क्या कहलाएगी हमारी, तो अपसाइड रेखा कहलाएगी। क्लियर है, क्लियर है। अगर ये बात समझ में बिल्कुल आ गई है तो अगली बात देख लेते हैं। अगला बेटा पॉइंट हमारा है वो है सिजगी। क्या हमारा पॉइंट है, सिजगी। देखो क्या होता है, समझना गौर करना। तो बेटा वह काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे, क्या है, वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में हो। क्या हमारी हो, एक सीध में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिजगी कहलाता है। सिजगी क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों क्या हो, एक रेखा में हो, या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा हो, तीनों क्या हो, एक रेखा में हो, तो वह क्या कहलाता है, हमारा सिजगी कहलाता है। इसकी क्या स्थितियाँ बनती हमारी, तो 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। पहली क्या कहलाती है हमारी, युति। जब क्या हो, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में, जब क्या हो, सूर्य पृथ्वी क्या चंद्रमा एक रेखा में हो, है ना। या सदैव क्या होता है, तो अमावस्या को होता है। क्या होता है हमारा, होता है तो अमावस्या को होता है, अर्थात सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। क्या होती है, सूर्य ग्रहण स्थिति होती है। अगला वियुति क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, पर यह सदैव क्या होता है, पूर्णिमा को हो, तब यह क्या पड़ता है, हमारे यहाँ पर होता है चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। मतलब जो सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या कहलाती है हमारी, युति, और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या कहलाती है हमारी, वियुति कहलाती है ना। युति कब होता है, तो अमावस्या को। वियुति कब होता है हमारा, तो पूर्णिमा को। सारी बात क्लियर हो गई कि नहीं, युति समझ में आ जा, वियुति समझ में आ जा, सिजगी समझ में आया। सिजगी क्या है, काल्पनिक रेखा जो कहाँ गुजरती है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा को एक सीध रेखा में होता गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। 2 स्थितियाँ होती हैं, युति और वियुति। युति कब होती है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण जब होता है। वियुति कब होती है, तो पूर्णिमा के दिन जब चंद्र ग्रहण होता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब गौर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, उसे हम लोग कहते हैं बेली के मोतियों। क्या कहते हैं, बेली के मोतियों। इसका ध्यान क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किया जा सकता है, ठीक है ना। या क्या होता है, एक प्रकार का प्रभाव है जो सूर्य ग्रहण के समय परिलक्षित होता है। इस प्रभाव को हीरे की अंगूठी प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मतलब आप लोग देखे होंगे, जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो सूर्य के चारों एक रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, रिंग, जो क्या चमकती एकदम हीरे की अंगूठी जैसी चमका करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेली की मोतियाँ, है ना। वही क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है हीरे की अंगूठी कहलाता है ना। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो क्या चमकता है, तो एकदम एक अंगूठी की तरह, उसे लोग आप कहते हैं हीरे की अंगूठी कहते हैं, है ना। अगला गौर करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो पृथ्वी का क्या हमारा एक है, काल्पनिक रेखा है, जो इसके अच्छी सतह से कितना होता है, 65.5 डिग्री कोण बनाती है। अगला वह, इसको ध्यान रखना, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं, है ना। तो वह समतल जिससे बनाया जाए,
कश द्वारा बनाया जाए, उसमें क्या कहते हैं, कच्छी समतल कहते हैं। इतनी सबके बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। तो बेटा इस प्रकार अगर बहुत सारी बात क्लियर हो गई है तो जो पृथ्वी का गति हमारा जो आज का हेडलाइन था वो क्या हमारा होता है, पर होता है पूरा समाप्त होता है। तो आज हमने पृथ्वी दो प्रकार गतियाँ पढ़ी, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति के अलावा हमारा और क्या है, परिभ्रमण गति, ठीक है ना, क्लियर नहीं क्लियर। घूर्णन गति कितने समय चक्कर लगाते हैं, तो 23 घंटे 56 मिनट, है ना, 4 सेकंड चक्कर लगाते हैं, पूरा क्लियर नहीं क्लियर। और वही हमारा क्या होता है गौर करेंगे, परिक्रमण गति कितना होता है, तो 365 दिन, है ना, लगभग 6 घंटे, 6 दिन, है ना, क्या हमारा होता है लगभग तो 6 घंटे होता है। क्लियर नहीं क्लियर, पूरा बात समझ पूरी आ गई है। तो इस प्रकार क्या होता है हमारा ये अध्याय होता है समाप्त। कल हम लोग क्या करेंगे, नया अध्याय लेकर आएंगे। तब तक आप सभी से जय हिंद, जय भारत। ये पूरा समझ